दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय में चर्चा करूंगा, कौन जीता अलास्का मीट में, ट्रंप या पुतिन, और आखिर ऐसा क्या कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कि विपक्ष नाराज है। लेकिन उससे पहले आज 16 अगस्त 2025 को जब हम वासुदेव और देवकी के 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण का 5252वां 5252वां जन्म दिवस मना रहे हैं, आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की, जन्मोत्सव की, प्राकट्योत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कहा माना यह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में 125 साल 8 महीने और 7 दिन इस पृथ्वी पर रहे और पृथ्वी पर रहकर उन्होंने इस पृथ्वी को प्रकाशमान किया। माना यह भी जाता है कि वो 11 साल और 53 दिन वृंदावन की धरती पर रहे और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए और अगले 13 साल तक वो मथुरा की धरती पर रहे और मथुरा की धरती पर रहकर उन्होंने मगध नरेश जरासंध को 17 बार पराजित किया। और भी बहुत सारी बातें हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, लेकिन वो एक अलग वीडियो होगा। फिलहाल आप सभी को आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इससे पहले की बात करूं ट्रंप और पुतिन पर, 15 अगस्त को यानी कि कल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बोलकर वो पिछले 11 साल से और रहे, ये 12वां साल था। लेकिन इस बार उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्द कुछ अलग थे। कई मायनों में ये स्वतंत्रता दिवस का लाल किले का फंक्शन ऐतिहासिक रहा। मुझे लगता है शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब नेता विपक्ष और एक बड़ी राजनीतिक दल जो स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है, कांग्रेस पार्टी, उसके अध्यक्ष ने और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो खुद कांग्रेस के हैं, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार किया और वो लाल किले पर नहीं गए, जबकि परंपरा ऐसी रही है, सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो या किसी और की रही हो, नेता प्रतिपक्ष ने हमेशा लाल किले के प्राचीर, लाल किले के फंक्शन को अटेंड किया। हालांकि कांग्रेस के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि फिलहाल ये चर्चा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अलंकृत किया है और विभिन्न लोगों को विभिन्न मेडल दिए हैं और उन नायकों को सम्मान दिया है, ये बात कांग्रेस पार्टी को पच नहीं पा रही, क्योंकि पिछले काफी दिनों से बात कही जा रही है कुछ ऐसी कमजोरियां हैं कांग्रेस पार्टी की कि वो भारत विरोधी ताकतों के इशारों पर नाचने को मजबूर है। जब चीन भारत का विरोध करता है तो वो चीन के इशारों पर नाचता है। जब आसिम मुनीर भारत को आंखें दिखाता है तो वो आसिम मुनीर के इशारे पर नाचते हुए दिखाई देते हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ खड़े होते हैं तब वो डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर नाचते हुए नजर आते हैं। सच्चाई क्या है ये पता नहीं, कारण क्या है ये पता नहीं,
लेकिन फिलहाल ऐसा लगातार हो रहा है। खैर, इस बारे में बात नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कई महत्वपूर्ण बातें करी लाल किले के प्राचीर से। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए यह संकेत दिया कि दीपावली से पहले भारत सरकार जीएसटी को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है। बहुत सारे ऐसे सामान जो जीएसटी के सर्वोच्च दरों के अंतर्गत आते हैं, सरकार का इरादा उनको निचली दरों में लाने का है, और बहुत सारे जो नीचे की दरों में है सामान, उनको और नीचे की दरों में लाने का, या शायद जीएसटी से मुक्त करने का सरकार का इरादा। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है अमेरिका का टैरिफ। बताया जाता है कि भारत सरकार जीएसटी की दरों में कमी करके भारत के वो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होते हैं और जिन पर अमेरिका के टैरिफ की मार पड़ेगी और जिसकी वजह से उन प्रोडक्शन वाली कंपनियों को नुकसान होगा, उस प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होने में दिक्कतें आएंगी ताकि उनकी कॉस्ट कम पड़ जाए और उनका एक्सपोर्ट यथावत होता रहे। इस वजह से माना ही जा रहा है कि सरकार जीएसटी की दरों में बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। फिलहाल तमाम व्यापारिक संगठनों ने प्रधानमंत्री के इस प्रयास का, इस घोषणा का स्वागत किया है। हालांकि राजनीतिक दलों ने, जैसे कि उम्मीद थी, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी है। प्रधानमंत्री ने एक और बहुत बड़ी बात इस बार लाल किले की प्राचीर से कही और उन्होंने नाम लिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जो 100वें साल में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया। आरएसएस की विचारधारा से कोई सहमत हो या सहमत ना हो, लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जब भी कोई आपदा आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, या भारत पर विदेशी ताकतों का आक्रमण होता है, या भारत का आम जनमानस कठिनाइयों में होता है, तो उसका पूजा करने का तरीका कोई भी हो, वो सनातन को मानता हो या किसी और धर्म को मानता हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग उन लोगों की मदद करने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। और वो ये नहीं देखते कि जिस व्यक्ति की हम मदद करने जा रहे हैं वो सनातनी है या किसी और धर्म को मानने वाला है। वो बस ये देखते हैं कि यह व्यक्ति परेशान है तो इसकी मदद कर दी जाए। निश्चित रूप से आप आरएसएस की किसी और बात की प्रशंसा करें या ना करें, लेकिन उसकी और उसके स्वयंसेवकों की इस प्रशंसा को करना आरएसएस का हक बनता है। और ऐसा नहीं है कि कभी ना करी गई हो। जवाहरलाल नेहरू ने भी आरएसएस की कई बहुत प्रशंसा करी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा उन इंदिरा गांधी ने भी करी है जिन्होंने कभी आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगाया था। इसके अलावा भी और प्रधानमंत्रियों ने, जिनका संबंध भाजपा से नहीं रहा, उन्होंने भी, और राष्ट्रपतियों ने भी, जिनका संबंध भाजपा से नहीं रहा, समय समय पर आरएसएस की प्रशंसा करी है। हालांकि आरएसएस की यह प्रशंसा उम्मीदों के अनुरूप कांग्रेस को रास नहीं आई और उन्होंने तंज कसा है कि शायद प्रधानमंत्री अपने रिटायरमेंट को टालना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कांग्रेस के विचारों के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी पर रिटायरमेंट लेने का दबाव बना रहा है। तो कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस की तारीफ यूं ही नहीं करी है मोदी जी ने, बल्कि वो आरएसएस की तारीफ करके ये चाहते हैं
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके रिटायरमेंट की प्लान को, रिटायरमेंट की तिथि को आगे बढ़ा दे। फिलहाल सच क्या है, या आरएसएस जानता है या मोदी जी जानते हैं, लेकिन मोदी जी ने आरएसएस की प्रशंसा करी। इसके अलावा मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा करी लाल किले की प्राचीर से। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, मैंने अपने कई वीडियो में कहा है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेनाओं ने जितना मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, अभी वो देशवासियों को सामने सरकार ने बताया भी नहीं है। इसके पीछे कुछ अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन सच ये है कि यदि मोदी सरकार श्रेय लेने के पीछे भाग रही होती तो शायद उन सारे श्रेयों को डिस्क्लोज कर देती, लेकिन उससे भारत को कुछ पेचीदगियों का सामना करना पड़ता, और भारत का लंबा प्लान है। इसलिए हालांकि विपक्ष तमाम तरीके के आरोप लगा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन सच यह है, यदि आप पर्दे के पीछे झांक कर देखोगे तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेनाओं ने उस वीरता का परिचय दिया है जो आप चाहते हो, और यही वीरता का कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, चिढ़े हुए हैं भारत से, और पाकिस्तान की सरकार आसिम मुनीर के ऊपर मेडल 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 का पर्दा डाल रही है, उन्हें बुर्का पहना रही है मेडलों का, ताकि पाकिस्तान की जनता को पता न लग जाए कि 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेनाओं ने किस तरीके से पाकिस्तान को रोक दिया। मैंने आपको 2 बातें तो बता ही दी थी कि भारत ने न केवल पाकिस्तान के जेट गिराए, बल्कि मेरा ये दावा है कि पाकिस्तान के कई पायलट्स भारत के कब्जे में, लेकिन भारत ने जानबूझकर और आगे की रणनीतियों को ध्यान में रखकर इस बात को स्वीकार नहीं किया। मैं आज एक तीसरी बात भी आपसे कहना चाहता हूं। आप याद करिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिसे भारत के डीजीएमओ राजीव भाई साहब ने, वायुसेना के एयर मार्शल अवधेश भारती जी ने, और नौसेना के एक एडमिरल ने, उसमें वायुसेना के एयर मार्शल अवधेश भारती जी ने एक शब्द, एक लाइन कही थी। उस लाइन का यदि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो याद करिए। उन्होंने कहा था, पाकिस्तान ने अपनी जमीन भी खोई है। मतलब इसका यह भी है कि शायद भारत की सेनाओं ने सीमा रेखा पार करी, और सीमा रेखा पार करके सिर्फ पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करे, शायद भारत पाकिस्तान की कुछ अग्रिम चौकियों पर, कुछ अग्रिम इलाकों में कब्जा भी कराए। पाकिस्तान मजबूरी में उसको स्वीकार नहीं कर सकता। यदि स्वीकार करेगा तो पाकिस्तान की जनता ये कहेगी कि तुम हार गए, तुम पाकिस्तान से पराजित हो गए। भारत स्वीकार भी नहीं कर रहा कि हमने पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया है। यदि स्वीकार करेगा तो पायलटों की तरह अंतर्राष्ट्रीय दबाव आएगा कि आप पायलट भी छोड़ दो और आप पाकिस्तान की जमीन भी छोड़ दो, क्योंकि अमेरिका कहेगा कि जब आपके कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में चले गए थे तब उनको छोड़ा गया था। भले ही भारत ये कहे कि वो हमारे दबाव में छोड़ा गया, लेकिन अमेरिका ये भी कहेगा कि उसमें हमारा भी सहयोग था। तो इसलिए मेरा ये कहना है और मेरा ये मानना है कि शायद ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेनाएं उस जमीन पर जाकर खड़ी हो गई हैं जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के कब्जे में भी थी। तो फिलहाल
उस सेना को, भारत के उस सेना के उस ऑपरेशन के नायकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस से पहले विभिन्न मेडलों से अलंकृत किया और विभिन्न कार्यक्रमों में सेना के जनरलों को सम्मानित भी किया। और ये बात कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं आई। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि फिलहाल जब से कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में गई है, उनके हाथों में गई है, इस कांग्रेस को ऐसा कोई काम पसंद नहीं आता जो भारत के हित में हो, जिससे भारत को लाभ हो और जिससे भारत की शान बढ़ती हो। कारण क्या है, ये आप भी सोचिए कि ऐसा क्यों। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने टैरिफ को लेकर कहा कि भारत अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है और भारत लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। भारत अमेरिका के आगे कोई निवेदन करने को तैयार नहीं है कि हमसे गलती हो गई या हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन फिलहाल तुम टैरिफ माफ कर दो। भारत ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया है कि हम चुनौतियों का सामना करेंगे, हम रास्ते निकालेंगे। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस व्यक्त किया कि आज़ादी के बाद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फाइलें सरकारों की फाइलों पर अटकी रही कि यदि उन फाइलों पर समय रहते निर्णय ले लिया होता तो आज अमेरिका शायद हमारे ऊपर टैरिफ लगाने से पहले 10 बार सोचता। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि हम इसलिए चीन पर टैरिफ नहीं लगा रहे क्योंकि कुछ जटिलताएं हैं, और यदि भारत की पूर्व सरकारों ने उन फाइलों पर सकारात्मक निर्णय ले लिया होता तो जटिलताएं भारत के साथ भी होती। उन्होंने सेमीकंडक्टर्स की ओर इशारा करा था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफी चेंज को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त करी है कि भारत की सीमाओं से जो लगते हुए इलाके हैं वहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है और सरकार इसके लिए चिंतित है। लेकिन दोस्तों, मैं यहां पर एक बात कहूंगा, जब 2014 से पहले सरकार आई थी उस वक्त भी डेमोग्राफी चेंज चिंता का विषय था, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी सरकार पता नहीं क्यों किन कारणों से जितना ध्यान उसको उसी समय से इस डेमोग्राफी चेंज की ओर देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है लाल किले की प्राचीर से, तो हम उम्मीद करते हैं, हालांकि पिछले 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए अभी भी आशंकाएं हैं कि कहीं ऐसा ना हो प्रधानमंत्री की चिंता सिर्फ भाषण तक सीमित रह जाए। यह बहुत चिंतित करने वाला प्रश्न है। यह सिर्फ इस बात का संकेत नहीं है कि उनकी मर्जी है वो किस धर्म का पालन करें, जो भी सीमा क्षेत्र के नजदीक रहते हो। यदि आप इतिहास उठाकर देखोगे तो सीमा के पास के इलाकों में जो डेमोग्राफी चेंज होती है उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है और यह दुश्मनों द्वारा प्रायोजित होता है। इसका मकसद होता है कि जब दुश्मन आपके ऊपर आक्रमण करेगा और आपकी सीमाओं में प्रवेश करेगा तो उसको धर्म के मानने वाले लोग सीमा के नजदीक उसे मिलेंगे और जो सीमा के अंदर घुसने में, चाहे रास्ता बताने के लिहाज से, चाहे मदद देने के लिहाज से, चाहे सैन्य सामान को रखने और उसकी मदद करने के हिसाब से दुश्मन की फौज की सहायता करेंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अब इस विषय को लेकर चिंतित है तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि इससे पहले सरकार इस बात के लिए लेकर बहुत चिंतित रही, चाहे भारत का पूर्वोत्तर का इलाका हो, चाहे गुजरात से में लगती हुई पाकिस्तान से सीमा हो, चाहे राजस्थान और पंजाब से लगती हुई पाकिस्तान की सीमाएं हो। सीमावर्ती क्षेत्रों में
डेमोग्राफिक चेंज चिंता का विषय। और पंजाब में तो बड़ी तेजी से गांवों का ईसाईकरण भी हो रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या सिख संस्थाएं हिंदुओं से तो लड़ने को बहुत आतुर दिखाई देती है, और ऐसे बहुत सारे सिख संगठन हैं जो फिलहाल हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है, लेकिन जिनसे सिख पंथ को चुनौती है उस ओर से उन्होंने आंखें बंद कर रखी है। और जिस तरीके से पंजाब के गांवों की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वो पंजाब के लिए भी और भारत के लिए भी चिंता का विषय है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं अलास्का पर। अलास्का की मीट का जो रात ही संपन्न हुई है, भारतीय समय के अनुसार से रात संपन्न हुई है। यह अलास्का जो कभी रूस का क्षेत्र हुआ करता था और शायद 40 या 44 करोड़ में, कभी 1867 में रूस ने इसको अमेरिका को बेचा था। और तब अमेरिका की संसद में बहुत सारे अमेरिका के नेताओं ने अमेरिका की सरकार की इस बात के लिए आलोचना करी थी कि उन्होंने अलास्का जैसे निर्जन क्षेत्र को इतने महंगे दरों में रूस से क्यों खरीदा। लेकिन उस वक्त की अमेरिकी सरकारों का निर्णय अमेरिका के लिए बहुत हितकारी रहा। संपूर्ण शीत युद्ध के काल में अलास्का रूस की जासूसी के लिए उपयोग होता रहा, क्योंकि वो रूस के नजदीक था। आज की तारीख में अलास्का अमेरिका का 49वां और सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे बड़ी बात है, बाद के समय में अमेरिका को बहुत सारे खनिज, बेशकीमती खनिज अलास्का में मिले, जिनका आज अमेरिका दोहन करा। लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूं, ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैंने पुतिन को बुला लिया है, मैंने पुतिन से ये कह दिया है और मैंने पुतिन से वो कह दिया। उन्होंने यहां तक कहा था कि मैं पुतिन से बात करने के बाद बस 2 मिनट के अंदर ये तय कर लूंगा, ये फैसला कर लूंगा कि पुतिन आखिर चाहते क्या है। और यदि पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो रूस परमाणु हमलों के लिए तैयार है। वो दुनिया को दिखा रहे थे कि जैसे उन्होंने पुतिन को धमकी दे दियो, जैसे उन्होंने पुतिन को धमकी देकर रूस में आमंत्रित किया हो, और जैसे उन्होंने कुछ और देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बात करी कि वो अलास्का की मीटिंग में पुतिन को धमकी दे देंगे, रूस को दबाव में ले लेंगे। दोस्तों, ये मीटिंग संपन्न हो गई है। अभी मीटिंग के बारे में बहुत विस्तृत बयान नहीं आए हैं, लेकिन जो संकेत आए हैं वो संकेत ये जरूर कह रहे हैं, चाहे मीटिंग स्थल में घुसने से पहले व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के फोटो में डोनाल्ड ट्रंप के बॉडी लैंग्वेज हो, उनका चित्रांकन और चित्र हो, और मीटिंग के बाद व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप का फोटो हो, और चाहे वो मात्र 9 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो ये संकेत दे रहे हैं कि पुतिन ने आईना दिखा दिया डोनाल्ड ट्रंप को। वो डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहा था मैं 2 मिनट में समझ जाऊंगा पुतिन चाहते क्या है, और यदि वो युद्ध रोकने को तैयार नहीं हुए तो परमाणु हमला। 3 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बातचीत करते रहे। जब वार्ता हॉल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन घुसे, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि जैसे वो कोई बहुत बड़े अखाड़े में जा रहे हो और ये निश्चित है कि वो दूसरे पहलवान को पराजित करके आएंगे।
लेकिन जब 3 घंटे की वार्ता के बाद डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन उस वार्ता हॉल के बाहर आए तो पुतिन के चेहरे पर आत्मविश्वास और हल्की सी मुस्कान साफ साफ झलक रही थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर पूरी तरीके से मायूसी थी। हालांकि मुझे कहनी नहीं चाहिए मैंने, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पुतिन ने खरी खरी सुना दी हो डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप खिसियाए हुए व्लादिमीर पुतिन को सुनते रहे हो। बाद में मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मिनट चली और पहले व्लादिमीर पुतिन बोले, और पुतिन ने साफ कहा कि फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध चलता रहेगा। उन्होंने बस इतना कहा कि शांति का प्रयास किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने प्रयास किया है कि बातचीत के टेबल पर बैठे और बातचीत हो। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का धन्यवाद। लेकिन सादे सीधे शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी और कहा, समझा देना इन यूरोपीय देशों को, समझा देना इन नाटो देशों को, नाटो में अमेरिका भी शामिल है, कि वो इस शांति वार्ता को पटरी से उतारने का प्रयास ना करें। यह सीधे सीधे धमकी थी व्लादिमीर पुतिन की, एक चेतावनी थी व्लादिमीर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप को, चेतावनी थी यूरोपीय देशों को, और चेतावनी थी नाटो को। फिर कह रहा हूं, इस नाटो में अमेरिका भी शामिल है। और डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप खड़े हुए व्लादिमीर पुतिन के इन शब्दों को सुनते रहे। आप निश्चित समझो कि जब व्लादिमीर पुतिन बोल रहे थे, उनके शब्द डोनाल्ड ट्रंप को सीने को चीर रहे होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शांत थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कह रहे थे, मैं 2 मिनट में बातचीत को समझ लूंगा, जो धमकी दे रहे थे कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा नहीं हुआ ऐसा हो जाएगा, उन्होंने बड़ी मायूसी के साथ बस इतना कहा कि फिलहाल हम सीज फायर करा पाने में असफल रहे। शर्म करो डोनाल्ड ट्रंप, क्यों बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें। भारत में बहुत बड़ी एक कहावत है, आसमान का थूका मुंह में आता है। डोनाल्ड ट्रंप याद रखो, ये कहावत अमेरिका में भी लागू होती है। आप कोई अलास्का में किसी अफ्रीका के राष्ट्रपति से नहीं मिल रहे थे, किसी अफ्रीकन देश के राष्ट्रपति से नहीं मिल रहे थे, आप वहाँ पर जेलेंस्की से नहीं मिल रहे थे, जो आप सोच रहे थे मैं डांट दूंगा, टपट दूंगा, पत्रकारों के सामने बेइज्जती कर दूंगा। वहाँ आपकी निगाहों के सामने रूस का राष्ट्रपति बैठा हुआ था। वो रूस का राष्ट्रपति जिसने चाहे बाइडेन का कार्यकाल हो, और चाहे ओबामा का कार्यकाल हो, और चाहे आपका कार्यकाल हो, आपकी तमाम चेतावनियों के बावजूद, चाहे चेचन्या हो, चाहे यूक्रेन हो, या कोई और देश हो, वहाँ अपनी मर्जी से सेनाएं भेजी हैं, अपनी मर्जी से उनके कुछ इलाकों पर कब्जा करा है, अपनी मर्जी से कुछ इलाकों को, कुछ क्षेत्रों को रूस में मर्ज करा है। वो ऐसे व्लादिमीर पुतिन थे जिनसे आप मिलने जा रहे थे, और वही हुआ। यदि सच पूछा जाए और कोई मुझसे यह बात कहे कि जिस तरीके से 9 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की, और जिस तरीके से वार्ता रूम में घुसने से पहले डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की बॉडी लैंग्वेज थी, और वार्ता रूम के बाहर आने के बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बॉडी लैंग्वेज थी, तो आपकी क्या राय होगी? तो मैं एक ही बात कहूंगा, ट्रंप ने अखाड़ा जीत लिया। ओह सॉरी, पुतिन ने अखाड़ा जीत लिया और ट्रंप को पराजित कर दिया। ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन छोटा सा मुंह लेकर बाहर आ गए। यहां तक कि वो
अगली मीटिंग की डेट भी अनाउंस नहीं कर पाए, बस इतना कहा गया हाँ अब आगे बातचीत होगी। 3 घंटे तक, कोई अंदर 2 मिनट बात नहीं हुई, 3 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन ट्रंप को बताने के लिए 3 लाइनें भी नहीं थी दुनिया को बताने के लिए। इसका मतलब यह है कि शायद 3 घंटे तक व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को लेक्चर सुनाते रहे। और यदि मैं जनभाषा में कहूं तो उन्हें सिर्फ ये कहूंगा कि उन्हें सुनाते रहे। और ट्रंप अपने किसी भी बात पर पुतिन को राजी नहीं कर पाए, अपने किसी भी बात पर सहमत नहीं कर पाए। और सच पूछो तो ट्रंप के पास कुछ भी नहीं था दुनिया को बताने के लिए। और मैं ये भी कह सकता हूं कि यदि कोई ये सोच रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान या समाधान का रास्ता इस अलास्का मीट से निकलेगा, तो ये मीटिंग पूरी तरह विफल हो गई। और मैं ये भी कहूंगा कि पुतिन जीते, और पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने भी ये सब कुछ कहने में सफल रहे कि मेरी गलती नहीं है, मेरा ये उद्देश्य है, मैं इस उद्देश्य को पूरा करूंगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति बाहर आकर ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा सके कि पुतिन ने मुझसे ये कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूं, और मैंने पुतिन से ये कहा ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, तुम ऐसा करोगे तो इसका ये परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब बहुत साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के आगे बोल नहीं सके अलास्का मीटिंग में। तो दोस्तों, जिस अलास्का मीटिंग से कुछ लोग, हालांकि राजनीतिक जानकारों का स्पष्ट मानना था कि अलास्का मीटिंग से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, और इसका कारण भी था डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन। और दूसरी ओर जेलेंस्की भी एक बात कह चुके थे कि मैं किसी एक तरफा रास्ते को स्वीकार नहीं करूंगा। यदि कोई एक तरफा सीज फायर का ऐलान होगा जिसमें मेरे क्षेत्रों की अदला बदली होगी या मेरे क्षेत्रों को रूस में शामिल माना जाएगा, तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। शायद डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि जिस तरीके से उन्होंने अजरबैजान और आर्मेनिया का रास्ता निकाला है, और उस रास्ते में मलाई खुद खा ली, क्योंकि आर्मेनिया का एक रास्ता देगा जो अजरबैजान को अपने दूसरे प्रांत तक पहुंचने की जगह का रास्ता देगा, और उस रास्ते का मालिकाना हक अमेरिका का होगा। यानी कि दो चूहों की लड़ाई होगी और उसमें बिल्ली माल खाएगी। तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं पुतिन और जेलेंस्की के बीच में समझौता करा दूंगा, और इस समझौते के बीच में यूक्रेन के जो पदार्थ हैं, जो जमीनी पदार्थ हैं, जो उसके पास खनिज हैं, उस पर कब्जा कर लूँगा। उनके वो इरादे विफल रहे, और इस तरीके से फिलहाल इतना ही कहूँगा, अलास्का बैठक पूरी तरह विफल हो गई। और आम जन की भाषा में सिर्फ ये कहना उचित समझूंगा, पुतिन अलास्का की बैठक में पराजित हो गए। दोस्तों, चर्चा का विषय में आज की चर्चा यहीं तक। फिर मिलूंगा और किसी विषय पर आपसे बातचीत करूंगा। चलते चलते फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।